गणित शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, जो जिसका कोड है आपका BAS 203। BAS 203 सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ाया जाने वाला यह बुक है। बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड के नाम से आता है और BS 203 सब्जेक्ट कोड है आपका ये, ठीक है। और यूनिट 1 का हम यहाँ सिलेबस दे रहे हैं। देखिए इस यूनिट को पढ़ने से फायदा क्या है। पहला, ये यूनिट पूरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको पढ़ के आपको लाभ क्या होगा और आप एग्जाम में कितना नंबर से कोड कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा मैं ये भी आपको बता दूंगा, और वो भी बिना पूरा पढ़े ही आपको मैं नंबर बता दूंगा कितना नंबर कहां पा पाएंगे सिर्फ 2 टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो देखिए सबसे पहला यूनिट 1 का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है nth ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 12 में आपको 4 मेथड पढ़ाए गए थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा था होमोजीनियस फॉर्म, जो वेरिएबल सेपरेबल पे नहीं होते थे उनको होमोजीनियस फॉर्म के टाइप पे हम लाते थे, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल बनाते थे और वहां से वो सॉल्व हो जाता था। तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि रेड्यूसफुल टू, पहले तो लीनियर था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, और चौथा था रेड्यूसफुल टू लीनियर, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होते थे उनको हम कुछ एज्यूम करके लीनियर बना देते थे। तो देखिए वहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं। अब यानी कि हमें एक एक ऑर्डर इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ें, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, तब ना nth ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए अगर बात कांस्टेंट आई है तो इसका मतलब कि ऐसा भी टॉपिक आएगा जिसमें वेरिएबल की बात होगी। तो देखिए एक नीचे नया टॉपिक भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपका साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री या सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री के या उससे अपर ऑर्डर के भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन ये एक बार में 2 या 2 से अधिक होते हैं। मतलब पहली डिफरेंशियल इक्वेशन फिर दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से जैसे आप क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे, ऐसे ही आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक मिलेंगे, एक साथ सॉल्व करना होता है, उन्हें हम सिमुलटेनियस कहते हैं, सिमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा वही है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। चौथा टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। व्हेन वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन फॉर्म और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लेकिन बीटेक के कोर्स में सिर्फ 2 ही दिया गया है। पहला है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कॉची यूलर इक्वेशन भी दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। लास्ट में देखिए जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़े थे, वहां पे जो पहला यूनिट था उसमें आपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। तो उसका जो लास्ट टॉपिक था वहां पे लिखा गया था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। उसी तरीके से ये पूरा चैप्टर जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पढ़ा तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक क्या आ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अब तो हमने सिलेबस आपको बता दिया कि ये हमारे पहले यूनिट का सिलेबस है, लेकिन अब आपको ये जानना है कि ये कितना पढ़ा जाए और कितना नंबर पाया जाए। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको ये जो मैं लाइन डार्क यहां कर रहा हूं, ब्रैकेट कर रहा हूं, पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, और दूसरा यहां देखिए मैंने अंडरलाइन किया है कि सिमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिर्फ आप ये 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, 2024-25 का हमारे पास पेपर भी है। देखिए यहाँ पे ये जो पेपर है 2024-25 का पेपर है, और इस पेपर में जो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है पहले का A पहले का B, यही क्वेश्चन आया है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाइए। अभी हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। तो अगर आप ये सिर्फ टॉपिक पढ़ते हैं तो
2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं 2 नंबर वाले, यानी पहले का ए और बी आपको आएगा। दूसरा क्वेश्चन ए और बी दोनों 7-7 नंबर के यहां रहेंगे, 2 नंबर यहां 2 नंबर यहां 7 नंबर। और तीसरे का 2 नंबर, दूसरे का ए पर केवल रहेगा, और तीसरे के ए और बी में भी 7-7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ इन 2 टॉपिक को लेकर के, वो टोटल क्वेश्चन यहां देखिए 21 और 4 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि आप अगर अटेम्प्ट करने की बात करें तो 14 18 नंबर आप पा सकते हैं अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखा जाए, मान लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं मैं एग्जाम के कुछ दिन पहले या तो वीडियो देता हूं और पीडीएफ भी करा देता हूं, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन सब मैच कर जाते हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, मैं लास्ट में वो वीडियो जरूर डालूंगा। 14 नंबर वो 2-2 नंबर वाली मेरी गारंटी है, मैं कराऊंगा आपको। और 18 नंबर आप यहां से पा जाए, और इंटरनल में आपको यदि 25 नंबर मिल जाता है, आप काउंट कर लीजिए 8 4 12 5 17 और 2 1 2 4 1 5 57 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ इन 2 टॉपिक को पढ़ करके। तो अब हम डिस्कस करेंगे यही पहला टॉपिक, इसको किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है क्या, और किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। काटना मत। देखिए तो पहला टॉपिक अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके का है an d to the power n y upon dx to the power n an minus 1 d to the power n minus y upon dx to the power n minus 1 plus an minus 2 dn minus 2 y upon dx to the power n minus 2 plus and so on plus a naught y is equal to qx, where जहां पे हम ये बता देंगे कि जो ये an है, an minus 1 है, an minus 2 है, डॉट डॉट an a naught all are रियल कांस्टेंट। ये सभी कैसे हैं, ये सभी कांस्टेंट्स हैं। तो इस तरीके के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इज कॉल्ड, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। देखिए मैंने ऑर्डर और डिग्री पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर। तो देखिए n टाइम्स यहाँ पे डेरिवेटिव इस्तेमाल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है nth ऑर्डर। देखिए दूसरा वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर, ये देखिए x लीनियर किसमें है, लीनियर ये y और dy में dx में है। देखिए कहीं पर भी y स्क्वायर नहीं लिखा है पूरे इक्वेशन में, कहीं पर भी dy बाई dx का कोई स्क्वायर नहीं लिखा है। ये जो आप यह देख रहे हैं ये उसका ऑर्डर है, ये जो है कि डिग्री नहीं है। डिग्री सबकी कितनी है आप चेक करिए, सबकी डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। दूसरी बात ये बताया गया है कि an माइनस 1 an माइनस 2 ये सभी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो अगर ये कांस्टेंट हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे लिखा है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि जब हम वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ेंगे तो कोएफिशिएंट हो सकता है कि वेरिएबल हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं, तो हमें इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं किस तरीके से इन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ये तो आप जान ही गए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इफ, यदि हम अपने d को d by dx is stand for capital D, then this equation takes the form as a naught d to the power n y plus an minus 1 d to the power n minus y plus an minus 2 d to the power n minus 2y plus dot dot a naught y equal to qx। अब आप यहां से बड़े आराम से देख सकते हैं a naught d to the power n plus an minus 1 d to the power n minus 1 an minus 2 d to the power n minus 2 plus and so on plus a naught y is equal to qx। यहां पे जो हमारा फंक्शन दिया गया है, अगर मैं इसको f d लिख दूं तो देखिए यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन बना है। इस ये पूरा d का फंक्शन है, d stands for d by dx means it is an operator, fd is an operator। तो fd y is equal to यहाँ पे qx है,
देखिए तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारा टारगेट है सॉल्व करना। नाउ वी कैन वर्क हाउ टू सॉल्व इट, कि एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मैं वो टेक्निक आपके सामने यहां दिखा रहा हूं कि एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसके सॉल्व करने की बात आएगी तो हम लोग इसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला, इसके दो हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरे का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या नाम है इसका? पहला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कब निकालते हैं, यानी कि ऐसा इक्वेशन इफ एफ डी वाई बराबर 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। यानी कि अगर बात किया जाए, अगर क्यू एक्स हमारा 0 है, यानी अगर इसको मुझे सोल्यूशन में देना रहेगा तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम कंप्लीट सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल हर प्रॉब्लम में निकालना जरूरी है? तो इसके अध्ययन के लिए आप देखेंगे क्यू एक्स अगर हमारा 0 के बराबर है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही रहेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत कब है? यदि हमारा क्यू एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। देखिए अगर इस इक्वेशन का, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अगर इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन लिखने का यही तरीका है कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कब निकालते हैं? यदि क्यू एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होता है, और अगर क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं है तो कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम के बराबर होता है। यानी कि इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें नितांत रूप से सीखने की आवश्यकता है। पहला, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको दो चीज की यहां जरूरत पड़ेगी। पहले का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरे का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए दुनिया के, मैं आपको कई बार बताया हूं कि दुनिया के हर इंटीग्रेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सॉल्व करते हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के होते हैं। अब व्हाट इज फॉर्मेट? फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, nth ऑर्डर के हैं। nth यानी 1 2 3 4 कोई भी ऑर्डर है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए दो चीज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है वो इन्हीं दोनों का सम होता है। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सभी फंक्शन के लिए एक ही नहीं होता है, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस के लिए, नेचर के लिए, किसके? जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब एक नया वर्ड हमने यूज किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, मैं अब उस पर जिक्र करता हूं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल बाद में जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले हमें डिफरेंट इक्वेशंस के, डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं डिस्कस करता हूं मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए यहां पे आपको दिया रहेगा गिवन दैट एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आप क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, हम इस डी को स्मॉल m, कोई एक वेरिएबल है, यहां पे लिख देते हैं एफ एम इज इक्वल टू 0, और इसी एफ एम इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां पैरेलली आपको एक इक्वेशन भी लिख के दिखाता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए हमने लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस दिए गए इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में लिखना है। d हमारा है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 0।
अब यहां से अगर हम बात करें इसी इक्वेशन की, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि जब ये एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स आ जाए, एफ डी वाई क्यू एक्स के बराबर हो जाए, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है हम लिखते हैं एफ एम इक्वल टू जीरो। यानी जहां जहां इक्वेशन में डी है वहां वहां हम एम पुट कर देंगे और उसको जीरो के बराबर रख करके सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा, क्यों, वन उधर जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ वन इज प्लस माइनस वन। तो एफ एम इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन का रूट निकाल लेंगे। जब आपके पास रूट आ जाएगा तो देखिए जैसे ये रूट आ गया, रूट का आप नेचर आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अब मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि मेथड टू फाइंड सीएफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आप इस तरीके से कॉमन लेकर के फिर यहाँ पे एफ डी वाई बराबर जीरो लिख देंगे, या अगर कोई फंक्शन दिया e के पावर x या cos x कोई भी यानी qx टाइप का तो उसे लिख देंगे। लिखने बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहीं से शुरू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टुवर्ड रास्ता। अब यहाँ पे देखिए एफ डी वाई बराबर qx था, हमने लिखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसे दिया जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू जीरो। जहां जहां डी है वहां पे क्या लिख देना है एफ एम, और राइट साइड में क्या लिख देना है जीरो। सिर्फ यानी कि आपको इतना ही पोर्शन उठाना है और जहां डी रहेगा वहां एम लिख के जीरो लिख देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे इसके रूट्स निकाल लेने हैं। जैसे देखिए ये 2 डिग्री का इक्वेशन था तो 2 रूट इसके हुए, पहला 1 और दूसरा -1, हमने दोनों लिख लिया है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी इसके रूट्स निकाल लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है रूट्स के नेचर पर, क्योंकि अब भाई रूट्स कैसे हो सकते हैं, देखिए या तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर रियल और इक्वल हो सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी है कि इरेशनल रूट जो है वो इरेशनल हो सकते हैं। पांचवी पॉसिबिलिटी है कि इरेशनल और रिपीटेड हो सकते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड हो सकते हैं। इसके बाद दुनिया में कोई और रूट की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो इन सभी रूट्स के लिए अगर हम एक अच्छा सा टेबल बना लें और जहां पर ये रूट आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये रूट आएगा तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर ऐसा हम दिमाग में बैठा लें तो बड़े आराम से आप किसी भी दिए गए इक्वेशन का रूट निकाल करके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको रूट के नेचर के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक टेबल बता दे रहे हैं कि ऐसा रूट आएगा तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा, और मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल लेकर के खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं टेबल पे। देखिए अब हमने सीरियल नंबर लिख दिया, नेचर ऑफ रूट लिख दिया, टाइप लिख दिया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। मान लीजिए कि हम एफ एन इक्वल टू जीरो किए, रूट निकाले और रूट जो है हमारा वो रियल और डिस्टिंक्ट आया। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल भी कह सकते हैं आप, रियल हो और अनइक्वल हो। यानी कि मान लीजिए कि 2 रूट हमारे पास आए m1, m2, या एक और लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए m3। इस तरीके से डॉट डॉट mn भी लिख सकते हैं आप। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा है वो दिया जाएगा c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x और प्लस c3 e टू दी पावर m3x। अगर मान लीजिए कि और आगे रूट रहता, 4 आता तो एक और जोड़ के यहां लिख देते, n आता तो n तक चले जाते। लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट अगर रूट आ रहे हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। इसी तरीके से उनका इसी के बिहाफ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 और -1 वहां आया था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा दिया जाता, c1 e टू दी पावर x और c2 e टू दी पावर -x। अब बड़े आराम से ऐसे लिख सकते थे, ये खाली समझाने के लिए आपको लिखे। देखिए दूसरा, पहला तो हमारा था कि अगर हमारा रियल और डिस्टिंक्ट है तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए रियल है और इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल। मान लीजिए कि 2 रूट आए m1 और m2, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इस में हम अपना जो रूट देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देंगे, वो बराबर होगा c1 प्लस c2x और e टू दी पावर m1x। ठीक है, बड़े आराम से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 रूट हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, 3 रूट इक्वल हो गए, ऐसा आपने fm लिखा, तीनों रूट इक्वल हो गए, तो उस केस में हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देंगे वो बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू दी पावर m1x। अब चाहे आप यहाँ m1 लिखिए, m2 लिखिए, m3 लिखिए, तीनों बराबर हैं। अच्छा देखिए इन दोनों में कोई कॉमन चीज
कि अगर ये 3 बराबर हुए तो हम 2 के कहां पावर तक गए, 2 तक। अगर मान लीजिए 4 आता तो 3 पावर तक जाते, 5 आता तो 4 पावर तक जाते, n आता तो n-1 पावर तक जाते। तो अब चाहे कितने भी बराबर हो, आप बड़े आराम से बराबर के लिए लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा है हमारा, देखिए इसको मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। तीसरा है कि यदि हमारे पास जो रूट्स का नेचर है, इफ द नेचर ऑफ रूट आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जो है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं, मतलब इकलौता नहीं आएगा, आएगा तो 2 आएंगे ऐसे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो दिया जाएगा वो C1 cos बीटा एक्स और C2 sin बीटा एक्स और इंटू e टू दी पावर अल्फा एक्स, ऐसे ही दिया जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो आए लेकिन यही 2 बार आ जाए। 2 बार कैसे आ जाएगा, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा है d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में d को हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को हम से रिप्लेस कर देते हैं और इसका प्रूफ निकालिए फिर। क्योंकि अब ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहली बार में इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आई आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। तो देखिए रूट जो है हमारे वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स के साथ में रिपीट भी कर जाएं। तो समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया, अभी सभी एग्जांपल्स हम करेंगे एक एक करके। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये 2 बार आ गए हों, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और कॉमा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इस केस में जब हमें लिखना रहेगा CF तो हम इससे थोड़ा सीख ले लेंगे। देखिए यहाँ पे रिपीट किया गया तो ये वाला टर्म वही यहाँ इंसर्ट करेंगे, C1 प्लस C2x e टू दी पावर C1 प्लस C2x cos बीटा एक्स और प्लस, अब यहां से कहां गिनती शुरू होगी, उसके अगले से C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स और इंटू e टू दी पावर अल्फा एक्स या अल्फा एक्स। ठीक है, तो देखिए 3 हमारे पास आ गया, तीसरा इस तरीके से बन जाएगा। चौथा है हमारे पास फोर्थ, इरेशनल रूट। अगर हमारे रूट कैसे हो, इरेशनल हो, इरेशनल रूट यानी कि a प्लस माइनस रूट बी टाइप का हो जाए। ठीक है, a प्लस माइनस रूट बी टाइप का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे लिख सकते हैं C1 cos हाइपरबोलिक रूट bx और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट bx। देखिए हमने लिखा है C1 cos हाइपरबोलिक रूट bx, जैसे यहाँ बीटा लिखते थे, अब यहाँ बीटा की जगह क्या आ गया है, रूट b आ गया है। इसलिए अब ध्यान रखेंगे जब ही रूट इरेशनल होगा तो फंक्शन नॉर्मल ना होकर के कैसा आ जाएगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन आपके पास आएंगे और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे e टू दी पावर ax। इसी तरीके से मान लीजिए कि चौथा जो है हमारा, अगर यही रूट आया fm इक्वल टू 0 रखने पे, इरेशनल के साथ में रिपीट कर गया, इरेशनल एंड रिपीटेड, रिपीट कर गया मतलब यही 2 बार आ गया, a प्लस रूट बी कोमा a प्लस माइनस रूट बी। अगर ये 2 बार आ जाए तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इसको 2 बार कंटिन्यू किया। अगर मान लीजिए इसी में 3 बार हो जाता तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर लिख लेते, यही चीज यहां पे इंसर्ट करेंगे, C1 प्लस C2x cos हाइपरबोलिक रूट bx प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक रूट bx और इंटू e टू दी पावर ax। तो देखिए इसके बाद कोई रूट और नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको ये टेबल दिमाग में रहेगा, आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का fm इक्वल टू 0 करके आप रूट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने टेबल आपके सामने प्रस्तुत किया है, यहाँ पे एक बार मैं फिर समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए fm इक्वल टू 0 रखें, कहां पे, इन एफ डी वाई इज इक्वल टू जो इक्वेशन रहेगा, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी से दिया जाएगा। इसी का जो रूट आएगा ना, उसी रूट का नेचर अगर रियल और डिस्टिंक्ट है, यानी 3 अलग अलग रूट आ रहे हैं
तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से देंगे। अगर रियल और इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए दो रूट आया, दोनों बराबर हो गया, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से देंगे। अगर तीन बराबर हो गए तो देखिए कुछ याद नहीं करना है, c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर, भाई तीन है तो कहां तक चले गए हैं, दो तक, चार होता तो तीन तक चले जाते, e टू द पावर। अब यहाँ m1 लिखो चाहे m2 लिखो, भाई दोनों बराबर हैं, आपकी स्वेच्छा है, जो मन करे लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक की बात मतलब हमेशा पेयर में ही आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x। और अगर रिपीट कर जाता है तो ये आपके समकक्ष रखा गया है। मैंने इसको यहीं से कॉपी समझ लीजिए कर लिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। इरेशनल रूट अगर एक ऐसा आता है तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसी के जैसा रहेगा, बस यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं। और फिर अगर रिपीट कर गया तो सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप इस टेबल की मदद से किसी भी फंक्शन का, किसी भी इस तरीके के दिए गए इक्वेशंस के रूट का आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेकर के वन शॉट करा देता हूं ताकि आप बड़े आराम से निकाल सकें। देखिए, अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, गिवन दैट जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2dy बाई dx और प्लस y इक्वल टू 0। फिर हमने कहा था कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस y इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इस सब में देखिए y y है, कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 0। अब देखिए ये एकदम बन गया है किस तरीके से, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे आपको एफ डी पहचान में आ गया। तो यहां से लिखेंगे नहीं, तो समझाने के लिए लिख रहे थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इस d को किससे बदल दीजिए, m से, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, एफ एम इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो एग्जाम हॉल में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप उसमें इसको टाइप कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो हमें ज्ञान है कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए रूट निकालना सीखे होंगे, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 कॉमा -1, तो m प्लस 1 का इंटू 0 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर -1, फिर दूसरे में -1। तो देखिए यहाँ पे जो रूट आया है वो कैसा है, रियल है लेकिन रिपीटेड है। यहाँ पे जो नेचर अगर हम बात करें तो m1 बराबर m2 और दोनों आ गया किसके, -1 के। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो दिया जाएगा c1 e टू दी पावर, c1 दूसरा टेबल देखिए ध्यान से, c1 प्लस c2x और e टू दी पावर -x। दो बार रिपीट किया है तो कहां तक जाना है, x के एक पावर तक। तीन बार रिपीट किया होता तो तीन बार जाते। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान देते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि यदि एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स है और गलती से जो है कि क्यू एक्स किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाली, एंड अगर क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं है तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू एक्स किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर। तो आप इसको इक्वेशन 1 बनाए रहेंगे और यहां से कह देंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y। देखिए किसके टर्म में दिया जाएगा, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट है, तो y इन टर्म ऑफ x क्या आंसर आएगा, c1 प्लस c2x e टू दी पावर -x। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दिए गए इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है और यही पैटर्न रहेगा आपके लिखने का। फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे लास्ट में, है ना, तब चेक किया जाता है। स्टेप मार्किंग बहुत अच्छी बात है और इसमें होती है, नंबर नहीं कटता अगर आपका सॉल्यूशन सही है। देखिए बड़ी आसान है, कैलकुलेटर भी आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा रूट्स निकालने में। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको खाली रूट्स लेकर के सिखाता हूं कि हाउ टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए अगर रूट्स की बात करें
तो सबसे पहला रूट हो सकता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने। मान लीजिए कि हमें 3 रूट मिला। पहला, इफ अगर हम m की वैल्यू निकालें, केस 1 यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं। केस 1 कि अगर m जो है हमारा 1 2 3 आ गया, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए रियल और डिस्टिंक्ट है। पहला c1 e टू द पावर m1x, तो भाई 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस c2 e टू द पावर m2x और c3 e टू द पावर m3x। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि रूट्स आपका रिपीट कर गया इस तरीके से 4 4, एक और रिपीट करा दो 4। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। क्यों? 3 बार रिपीट किया इसलिए x की 2 पावर तक जा रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? e टू द पावर m1x। तो देखिए ऐसा हो गया। तीसरा, मान लीजिए कि यदि आपका रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स आ गया 3 प्लस 4 आएगा, तो इस केस में आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? c1 cos बीटा x, c2 sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x। देखिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तो मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए। इसी तरीके से अगर आप चाहें एग्जाम्पल में, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हो सकता है कि n की जो वैल्यू है वो 2 बार आ जाए, 3 प्लस 4 आई, 3 प्लस माइनस 4 आई। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हो जाएगा c1, देखिए 2 बार रिपीट किया है ना, तो कैसे लिखेंगे? c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x, e टू द पावर 3x। आप बड़े आराम से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि रूट ऐसा आ जाए 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, इरेशनल रूट आ जाए। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा वो हो जाएगा c1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x, c2 sin हाइपरबोलिक रूट 3x इंटू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक दो बड़े से एक्सटेंशन में लिख देता हूं। मान लीजिए कि रूट निकाले, ऐसा आ गया 2 3 4 4 6 प्लस माइनस 5, एक ही साथ इतने रूट आ गए, तो कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए ये दोनों क्या है? रिपीटेड नहीं है। तो इनके लिए पहला टाइप c1 e टू द पावर 2x, c2 e टू द पावर 3x प्लस c3 प्लस c4x e टू द पावर 4x। देखिए रिपीट करने वाले के लिए रिपीट वाला, और यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स वाला। कहां तक पहुंच गए हैं? 4 तक। तो यहाँ कहां शुरू करेंगे? 5 से। c5 cos 5x प्लस c6 sin 5x इंटू e टू द पावर 6x। तो देखिए बड़े आराम से अब आप कोई भी रूट हो, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से लिखना सीख जाएंगे। तो ये हमारा जो टारगेट था आज का कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना हम सिखा देंगे, मैंने पूर्ण प्रयास किया और आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना सीख लिया है। तो अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम सबसे पहला सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ex, क्योंकि दुनिया के हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खास टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसलिए अब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम यही सीखेंगे हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में आपसे मिलते हैं।